कंटिन्यू करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। एक्चुअली ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है। पहले हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, फिर मोशन इन प्लेन और फिर थ्री डायमेंशनल मोशंस पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन भी आएगा, मोशन इन प्लेन। तो ये सारी चीजें काइनेमेटिक्स का पार्ट है। काइनेमेटिक्स से मोशन आता है, फोर्स में भी मोशन आएगा, लेकिन फिलहाल काइनेमेटिक्स उन पार्ट को बोलते हैं जहां पर मोशन की कॉज की इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती है। और जब आगे आएगा फोर्स कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो उन केसेस में हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो मोशन हो रहा है वो किस कॉज से हो रहा है, उसको कौन इनिशिएट करा रहा है, कौन उसको कंटिन्यू करा रहा है। तो फिलहाल हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो काइनेमेटिक्स। तो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि 1D मोशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो उन्हीं चीजों को और क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग एक 1D मोशन की बात करते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी कभी हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करेंगे, तो पोजीशन एक्चुअली इज रिलेटिव। हम लोग तो ये बता पाएंगे कि पार्टिकल मूव कर रहा है या रेस्ट पर है, तो पहले तो हमको उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। और पोजीशन कोई फिक्स नहीं होती है, दिस इज रिलेटिव। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की कहीं से पोजीशन डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा फ्रेम चूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। और हमसे पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो ये बात हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हम एक रेफरेंस ना डिफाइन करें। तो ऐसा बोलता है कि एक ऑब्जर्वर है कोई और वो यहां पर खड़ा है इस ए पॉइंट पर, तो वो बोलेगा कि ये ऑब्जेक्ट उससे सपोज 10 मीटर, ये डिस्टेंस मान लेते 10 मीटर पर है। तो ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर से 10 मीटर की डिस्टेंस पर है। लेकिन अगर हम लोग बात करते एक दूसरे ऑब्जर्वर की, और वो ऑब्जर्वर इस बी पॉइंट पर खड़ा है और ये वाली डिस्टेंस 4 मीटर है। दिस इज सपोज 4 मीटर। तो ऑब्जर्वर जो ए पर खड़ा है वो बोलता है कि ऑब्जेक्ट 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, और जो ऑब्जर्वर बी पर खड़ा है वो क्या बोलता है कि ये ऑब्जेक्ट 4 मीटर की डिस्टेंस पर है। इसका मतलब जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है, किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कि हम लोग वो पोजीशन कहां से बता रहे हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम। तो पहले तो हम लोग कोई फ्रेम डिफाइन करेंगे और तब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को बता पाएंगे। तो यहां से जो कॉन्सेप्ट अराइज होगा वो कॉन्सेप्ट अराइज होगा रिलेटिव मोशन का। अगर पोजीशन ही इस बात पर डिपेंड करती कि हम लोग कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आगे की बहुत सी बातें जो पोजीशन पर डिपेंड करती है वो भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम लोग कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रेस्ट पर है या मूव कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करेंगी बहुत सारी चीजें। तो यहां से बहुत एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट होगा तुम्हारे लिए, रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन है बहुत सिंपल, लेकिन बहुत से लोग चूंकि सही से नहीं पढ़ते तो उनको रिलेटिव मोशन के केसेस काफी डिफिकल्ट लगने लगते हैं। तो सबसे पहले जरूरत होती पोजीशन, और पोजीशन तब पता चलेगी जब हम कोई रेफरेंस फ्रेम डिफाइन करेंगे। तो जैसे कार्टेशियन सिस्टम हम लोग लेते हैं, तो यूजुअली 1D के जो केसेस होते हैं, तो एक लाइन पर चूंकि ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि दिस इज सपोज एक्स एक्सिस, और जो ओरिजिन होती है ओ, इसी को हम लोग मान लेते हैं रेफरेंस फ्रेम। तो ये ओरिजिन हमारा
फ्रेम है। तो दो टाइप के मेजरमेंट होंगे, एक ओरिजिन के राइट साइड पर, तो राइट साइड की डायरेक्शन को हम लोग मान लेते पॉजिटिव, और जो मेजरमेंट लेफ्ट साइड की तरफ होगा दैट इज नेगेटिव। कार्टेशियन सिस्टम हम लोग पढ़ चुके, अभी डिटेल में और भी पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वेक्टर्स का चैप्टर आएगा। फॉर एग्जांपल में यहां पर बोलता है कि एक पॉइंट है यहां पर, और ये पॉइंट है सपोज P, और ये पॉइंट O से 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, और एक पॉइंट पीछे था Q, और ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि P की जो पोजीशन है O के रिस्पेक्ट में, तो पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O इज इक्वल टू +4 मीटर। तो प्लस का मतलब था O के राइट में, और 4 मीटर का मतलब था कि 4 मीटर की डिस्टेंस पर है। लेकिन अगर हम Q की पोजीशन लिखते, पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू O इज इक्वल टू, तो ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, 1 मीटर, लेकिन ये तो पीछे की तरफ है ना, और अगर पीछे की तरफ है तो पीछे की डायरेक्शन नेगेटिव। जैसे हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर बोलेंगे कि राइट साइड के जो मेजरमेंट है वो पॉजिटिव है, जो लेफ्ट साइड के मेजरमेंट है वो नेगेटिव है। तो फिलहाल 1D मोशन में हमें पूरा कार्टेशियन सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग केवल प्लस माइनस से अपनी डायरेक्शंस डिफाइन कर लेते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव का मतलब है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर दो बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। एक तो जब भी कोई पोजीशन मेजर करेंगे तो एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, और कार्टेशियन सिस्टम में वो रेफरेंस पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। और दूसरा, एक साइड के मेजरमेंट पॉजिटिव और दूसरे साइड के मेजरमेंट नेगेटिव होंगे, तो वो हमारी डायरेक्शंस को डिसाइड करेगा, राइट। तो 1D मोशन का ये पार्ट समझ में आ गया, और आगे जब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तो फ्रेम पर डिपेंड करेगा कि फ्रेम मूव कर रहा है या रेस्ट पर है। अगर फ्रेम ने खुद मूव करना स्टार्ट कर दिया तो फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल। लोगों ने एक चीज सीखी कि जब भी कभी पोजीशन मेजर करनी तो पहले तो जरूरी है एक रेफरेंस फ्रेम, कि हम लोग उस पोजीशन को कहां से मेजर कर रहे हैं। तो जब 1D मोशन की बात आएगी तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो जो भी हम लोगों ने ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट डिफाइन किया होगा उसके एक साइड के मेजरमेंट पॉजिटिव और दूसरे साइड के मेजरमेंट नेगेटिव होंगे। अब यहां पर एक एग्जांपल करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझने के लिए। तो सपोज ये ओरिजिन है और इस लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है, तो पहले तो हम लोग एक पॉजिटिव डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। तो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, और एक नेगेटिव डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं, तो दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस वाली डायरेक्शन को हम लोग बोल देते हैं, इस एक्सिस को बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो पीछे की तरफ है उसको बोल देते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब एक ऑब्जेक्ट सपोज कोई मोशन कर रहा है और इस लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है, इसी लाइन पर मोशन कर रहा है, तो स्टार्टिंग में हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट सपोज यहां पर था, ये हम लोगों का ओरिजिन है, ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था और ए के कोऑर्डिनेट सपोज 2, दिस इज एक्स इक्वल टू 2, और वो पार्टिकल पहले ए से किसी पॉइंट बी पर जाता है और बी के कोऑर्डिनेट थे 6। तो पार्टिकल ने पहले जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया या पहले जो मूव किया वो राइट साइड पर मूव किया और x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 6 तक मूव किया। मूव करेगा तो वहां पर टाइम में भी चेंजेस आएंगे। एक साथ कोई ऑब्जेक्ट एक टाइम पर दो डिफरेंट पोजीशंस पर नहीं हो सकता है। और इसके बाद पार्टिकल ने मूव किया पीछे की तरफ, तो पार्टिकल ने जो पीछे की तरफ मूव किया तब वो ऐसे मूव किया,
और फिर वो पहुंचा सी पॉइंट पर और सी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1। इसके बाद पार्टिकल फिर आगे चला गया, तो पार्टिकल फिर आगे की तरफ मूव कर रहा है, सी से सपोज यहां पर पहुंचा इस डी पॉइंट पर, और डी पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट थे इसको मान लेता हूं 9। तो पार्टिकल का पूरा मोशन एक लाइन के अलोंग रहा पर। तो अगर पार्टिकल का पूरा मोशन एक लाइन के अलोंग रहा है तो मैं फिर एक बात बोल सकता हूं कि दिस मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन। दिस मोशन इज 1D मोशन। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो फिर ये मोशन कैसा हो गया, वन डायमेंशनल मोशन हो गया। अब हम लोग पूछा गया कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो यहां पर हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, जब वो A से B गया तो A के कोऑर्डिनेट्स थे x इक्वल टू 2 और B के कोऑर्डिनेट थे x इक्वल टू 6। तो A से B पहुंचा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 4 मीटर का। फिर B से C आया तो B के कोऑर्डिनेट थे 6 और C के कोऑर्डिनेट्स थे 5। तो 6 से 1, C के कोऑर्डिनेट 1 थे, तो 6 से अगर 1 पर पहुंचा है तो जब वो B से C गया होगा तो उसने पीछे की तरफ 5 ट्रैवल किया होगा। ये उसने ट्रैवल किया था राइट साइड पर। इसके बाद C से वो D पहुंचा तो C x इक्वल टू 1 था और ये x इक्वल टू 0 है, तो 1 से 9 पर पहुंचा, इसका मतलब कितना आगे गया, 8 आगे गया। तो C से जब वो D गया तो उसने 8 मीटर का डिस्टेंस आगे की तरफ ट्रैवल किया। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू 4 प्लस 5 और प्लस 8, तो ये आ जाएगा 17 मीटर। और डिस्टेंस क्वांटिटी कैसी थी, डिस्टेंस क्वांटिटी थी स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस का मतलब था टोटल पाथ लेंथ जो पार्टिकल ने कवर करी होगी। अब एक जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द फाइनल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब हम लोगों ने पार्टिकल को सबसे पहले इनिशियली ऑब्जर्व किया था तब वो एक ए पॉइंट पर था। इसका मतलब पार्टिकल पहले ए पॉइंट पर था और ए के कोऑर्डिनेट थे x इज इक्वल टू 2। और पार्टिकल फाइनली कहां पर है, फाइनली जो पार्टिकल था वो डी पर था। तो फाइनली जो पार्टिकल की पोजीशन है वो x इज इक्वल टू 9। तो अगर हम लोग इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देते हैं तो दिस वेक्टर इज सपोज डेल्टा x वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट जो था वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x। मैंने बोला था राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है और लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव है, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हमारा राइट डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट को पहले तो हम लोग लिख देंगे पॉजिटिव, और x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 9 पर अगर पहुंचा है तो कितना डिस्प्लेस हो गया, 7 मीटर्स हो गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का प्लस 7 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट प्लस 7 है, लेकिन डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस की वैल्यू यहां पर आ रही थी 17 मीटर। तो मैंने पहले भी बोला था कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा, और बराबर किस केस में होगा, जब मोशन यूनिडायरेक्शनल होगा। तो क्या ये मोशन यूनिडायरेक्शनल है, नहीं है। कुछ देर तक पार्टिकल राइट डायरेक्शन में मूव करता है, फिर वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है और फिर राइट डायरेक्शन में मूव करता है। तो दिस मोशन इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। तो ये इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होगा। यूनिडायरेक्शनल आगे जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, काइनेमेटिक्स में और आगे जा रहे होंगे, दिस मोशन
इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, और अगर ये मोशन यूनिडायरेक्शनल नहीं है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं होंगे। दिस इंप्लाइज कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर ये मोशन यूनिडायरेक्शनल नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम आएगा, और वो आंसर में दिखाई दे रहा है कि डिस्प्लेसमेंट था 7 मीटर और डिस्टेंस की वैल्यू यहां पर आ रही थी 17 मीटर। तो एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यूनिडायरेक्शनल का। अगर मैं बोलता कि एक पार्टिकल 1 सेकेंड तक 10 मीटर चलता है और राइट साइड पर, फिर अगले 2 सेकेंड तक वो 5 मीटर ट्रेवल करता है राइट साइड पर, अगले 3 सेकेंड तक वो 6 मीटर ट्रेवल करता है राइट साइड पर। तो अब की बार पार्टिकल ने पहले 10 चला राइट साइड पर, फिर उसने क्या किया 5 चला राइट साइड पर, और फिर उसने क्या करा 6 चला राइट साइड पर। तो क्या पार्टिकल का मोशन यूनिडायरेक्शनल है? क्या पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में लगातार मूव कर रहे हैं? यस, तो यहां से बोल सकते हैं कि दिस मोशन इज यूनिडायरेक्शनल। दिस मोशन इज यूनिडायरेक्शनल, और अगर ये मोशन यूनिडायरेक्शनल है तो दिस इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट, इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पार्ट तो डायरेक्शन होगी, तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू डिस्टेंस के इक्वल आएगी। तो अगर मैं पूछता डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 10 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 21 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा 21 मीटर। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट चूंकि राइट साइड पर था, और अगर हम लोग राइट साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा प्लस 21 मीटर्स। तो एक बात समझ में आती है कि यूजुअली डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम रहेगा, लेकिन अगर कोई मोशन यूनिडायरेक्शनल है, मतलब वो पार्टिकल लगातार एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर है। तो यूनिडायरेक्शनल का मतलब वो मोशन स्ट्रेट लाइन अपने आप ही हो गया। अगर कोई पार्टिकल कर्व पर चलता है तो क्या ये यूनिडायरेक्शनल है? नहीं है, क्योंकि पहले इधर जा रहा था, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो यूनिडायरेक्शनल अगर मोशन है तो स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं? अगर मैं एक पॉइंट यहां पर लिखता अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो क्या डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एस, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है और ये डिस्टेंस लिखा हुआ है। अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है तो क्या ये स्टेटमेंट स्ट्रिक्टली करेक्ट होगा? आंसर इज नो, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है तो जरूरी नहीं कि उसका मोशन यूनिडायरेक्शनल हो। स्ट्रेट लाइन पर वो आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो यूनिडायरेक्शनल हो, वो बाई डायरेक्शनल हो सकता है। लेकिन अगर कोई मोशन यूनिडायरेक्शनल है तो स्ट्रेट लाइन तो फिर वो अपने आप ही हो गया। अब मैं यहां पर एक स्टेटमेंट में एक चीज ऐड कर देता, अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन along the same direction, along the same direction। तो क्या अब ये यूनिडायरेक्शनल हो गया? अब डायरेक्शन मैंने सेम कर दिया तो दिस मोशन इज यूनिडायरेक्शनल। और अगर ये मोशन यूनिडायरेक्शनल है तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड दोनों सेम आ रहे होंगे। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बाद में कि अगर कोई मोशन यूनिडायरेक्शनल है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और उसका डिस्टेंस, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स कैसे आ रहे होंगे? सेम आ रहे होंगे। डिस्टेंस के बारे में एक चीज और समझते हैं।
जैसे डिस्टेंस का एक एग्जांपल देख चुके होगे, स्कूटी चलाते होगे, बाइक चलाते होगे, तो वहां पर एक स्पीडोमीटर होता है और स्पीडोमीटर के बगल में वहां पर किलोमीटर्स लिखे रहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेता हूं कि मेरी कार का जो स्पीडोमीटर था वहां पर लिखा हुआ है 1,135,0,0, एक जीरो और लगा देता हूं, 1,35,000 किलोमीटर। तो मैं तुमसे पूछता स्पीडोमीटर में जो वैल्यू लिखी क्या बता रही है? तो ये बता रही है कि इस कार ने जब से खरीदी गई है तब से आज तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस 1,35,000 किलोमीटर ट्रेवल किया है। अब एक चीज स्पीडोमीटर में और भी रहती है कि क्या कभी स्पीडोमीटर की रीडिंग रिवर्स होती है, घटती है? नहीं घटती है। इसका मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ चीजों का ख्याल रखना है हमें, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, वो कवर की जाती है। अगर मैं यहां पर गया 1 मीटर आगे तो मैंने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर मैं पीछे चला 1 मीटर तो टोटल हो गया 2 मीटर, फिर मैं आगे चला 1 मीटर तो हो गया 3 मीटर। मैं अगर चलता रहूंगा तो एक चीज कवर होती रहेगी एंड दैट इज डिस्टेंस, और वो हमेशा पॉजिटिव होगी और वो हमेशा इंक्रीज करेगी। एक चीज मैं बोल सकता हूं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्टेंस के बारे में एक बात और बोल सकता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल कैनॉट के आगे क्या लिखना चाहिए? डिक्रीज। कभी भी किसी पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल टाइम के साथ डिक्रीज नहीं कर सकता है, वो या तो बढ़ेगा और या फिक्स रहेगा। अब मैंने क्लास पढ़ाना शुरू किया और 1 मीटर ऐसे गया, 1 मीटर इधर आ गया और मैंने ऐसे 10 मीटर ट्रेवल कर लिया और फिर मैं रुक गया तो डिस्टेंस 10 मीटर हो गया, वो 9 मीटर नहीं हो सकता है। अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में 1 मीटर और मूव कर जाता हूं तो 10 से बढ़कर के कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा और डिस्टेंस की वैल्यू कभी घटेगी नहीं। डिस्टेंस या तो फिक्स रह सकती है और या इंक्रीज कर सकती है। तो डिस्टेंस के बारे में प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा और डिस्प्लेसमेंट के बारे में प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द फाइनल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक बात और डिस्कस करते हैं, अगर कोई पार्टिकल सपोज 1 डायमेंशन मोशन नहीं कर रहा है और वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और ऐसे ट्रेवल करते 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 वो वापस इसी पॉइंट पर आ जाता है, तो मैं तुमसे पूछता कि क्या पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर करी? इसकी पाथ लेंथ मान लेता हूं कि दिस इज 10 किलोमीटर। तुम घर से बाइक लेके निकले और घूम फिर करके पूरा शहर घूमा और शाम को वापस घर पे आ गए और तुम्हारी बाइक के स्पीडोमीटर ने बताया कि वहां पर 10 किलोमीटर इंक्रीज कर चुका है। तो यहां पर मैं एक बात तो बोल सकता हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। लेकिन ये पूछता है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो गए इसका मतलब पार्टिकल अपने प्लेस पर वापस आ गया, मतलब वो डिस्प्लेस नहीं हुआ है। तो इस वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना? उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। तो पार्टिकल अगर किसी क्लोज्ड पाथ पर मूव करता है तो पूरे पाथ को ट्रेवल करने पर उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा दैट विल बी 0। तो एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें और याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ क्लोज्ड पाथ इज 0। अगर पार्टिकल जहां से चला वहीं पर वापस पहुंच जाता है तो उस पूरे प्रोसेस का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0। तो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो कौन सी चीज 0 नहीं हो सकती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसका 0 नहीं हो सकता है। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे दिमाग में चढ़ जाना चाहिए, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग its displacement, its distance can not be 0
कैन नॉट बी जीरो। अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। डिस्टेंस जीरो होने की सिर्फ एक शर्त है कि वो पार्टिकल रुका हो। लेकिन क्या किसी पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? श्योर जीरो हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल मूव करते करते अगर अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस पहुंचता है तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। ये बात क्लियरली समझ में आ रही होगी, राइट? तो ये तो सारा डिस्कशन हो गया पोजीशन का, चेंज इन पोजीशन का, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का। क्योंकि आगे जब हम लोग काइनेमेटिक्स को और पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए फाउंडेशन है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जब ये बातें सारी बिल्कुल क्लियर रहेंगी तो उस केस में हम लोग आंसर कर सकते हैं, सही आंसर कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। सपोज ये रोड है और इस रोड में यहां पर एक गड्ढा है इस जगह पर, और एक यहां पर शराबियों से नफरत करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे देश की इकोनॉमी पे अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। खैर छोड़ो, इन बातों कोई मतलब है नहीं। तो एक शराबी है, अब वो यहां पर अपना एक खेल खेल रहा है और ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि दिस डिस्टेंस इज सपोज 20 मीटर्स। इस आदमी से गड्ढे की दूरी 20 मीटर्स है। अब ये आदमी कुछ स्पेशल वे में ट्रैवल करता है। वो क्या करता है, वो 2 मीटर आगे जाता है और इसके बाद फिर वो 1 मीटर पीछे आ जाता है। पहले 2 मीटर आगे गया और फिर 1 मीटर पीछे आ गया। पहले 2 मीटर आगे गया और फिर 1 मीटर पीछे आ गया। तो हमें बताना है कि जब ये गड्ढे में गिरेगा तो इस आदमी का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और कितना डिस्टेंस होगा। तो पहले अपना दिमाग लगाओ, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जब ये आदमी गड्ढे में गिर रहा होगा उस समय तक इस आदमी ने, और मान लेता हूं वो ओ से शुरू करता है, तो तब इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर तो हमें सीधे दिखाई दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग सीधे ही बता सकते हैं। कैसे? जब गड्ढे में गिरेगा तो यहीं से तो गिरेगा ऐसे करके। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट O से इस फाइनल पॉइंट को मिला देंगे तो ये डिस्टेंस आ गया 20 मीटर्स। और ये डिस्टेंस अगर 20 मीटर्स आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन भी डिफाइन करनी होगी। तो ये डायरेक्शन राइट साइड पर आ रही है। यहां पर मैंने कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिख रहा हूं। बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 20 मीटर्स है और वो राइट साइड पर। लेकिन अच्छा क्वेश्चन जो था वो ये था कि जब ये गड्ढे में गिरेगा तो तब तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा। तो सोचने की जरूरत है। सोच लिया? 20 मीटर है ना। पहले 2 रोड पर एक आदमी घूम रहा है और इस रोड पर यहां पर एक गड्ढा है और ये पॉइंट O था और यहां पर एक आदमी था, और ये वाला जो डिस्टेंस दे रहा था वो 10 कर लेते हैं अब की बार। पिछली बार मैंने एग्जांपल में 20 ले लिया था। पहले समझ लेते हैं फिर देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। फिर 20 हो 30 हो सब कर सकते हैं। और ये आदमी की स्पेशल पैटर्न पे मूव करता है। मान लेते हैं ये 3 मीटर आगे जाता है और फिर 1 मीटर पीछे ट्रेवल करता है। पहले 3 मीटर आगे जाता है और फिर 1 मीटर पीछे ट्रैवल करता है, फिर 3 मीटर आगे जाता है और फिर 1 मीटर पीछे ट्रैवल करता है। तो आगे ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, पीछे कम ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये इस गड्ढे की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अगर ये गड्ढे की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हमें ये बताना है कि जिस समय ये गड्ढे में गिरेगा तब तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना डिस्टेंस
कवर कर रखा होगा। तो जैसे ये इस P पॉइंट पर पहुंचेगा गड्ढे में गिर जाएगा, इसके बाद तो लौट के आ नहीं पाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें साफ दिखाई दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन है अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू फाइनल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग सीधे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मीट करा देंगे, दैट इज 10 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी बतानी चाहिए। तो डायरेक्शन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इज टूवर्ड्स राइट। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो डिफाइन की नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखने का मतलब नहीं, राइट साइड पर मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी उसका राइट साइड पर हुआ। अब अगला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है कि जब ये गड्ढे में गिरेगा तब तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा होगा, कितने स्टेप्स आगे ले चुका होगा, कितने स्टेप्स पीछे ले चुका होगा। तो यहां पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहां पर आएगा 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। पहले समझाने के लिए, बाकी तुम्हारे पास बुद्धि है तो बहुत जल्दी से लगा सकते हो। बहुत से लोग बहुत जल्दी पेपर सॉल्व कर लेते हैं। जो लोग पेपर जल्दी सॉल्व करते हैं बुद्धि ज्यादा लगाते हैं, पेन कम चलाते हैं। लेकिन अब बुद्धि को डेवलप भी करना पड़ता है, तो उस बुद्धि को अगर डेवलप करना है तो पहले हो सकता है पेन चलाना पड़े, लेकिन कोशिश करते रहो कि दिमाग ज्यादा लगे और पेन कम चलाएं। तो पेपर कम टाइम में सॉल्व होगा, क्योंकि लिखने की स्पीड कम होती है, सोचने की स्पीड इनफाइनाइट होती है। पढ़ने की स्पीड कम होती है, सोचने की स्पीड इनफाइनाइट होती है। तो चलो शुरू करते हैं, उसी की तरह चलते हैं जैसे वो चलता है। 3 मीटर आगे जाते हैं, फिर 1 मीटर पीछे आते हैं। तो 3 मीटर आगे चले ऐसे, फिर 1 मीटर पीछे आ गए, फिर 3 मीटर आगे चले और 1 मीटर पीछे आ गए, फिर 3 मीटर आगे चले, 1 मीटर पीछे आ गए, फिर 3 मीटर आगे चले और 1 मीटर पीछे आ गए। और जब 3 मीटर फिर आगे जा रहे होंगे तो 2 मीटर ही चल पाए होंगे, और ये भाई साहब जिन्होंने दारू पी रखी है ये इस गड्ढे में गिर गए। गॉट इट? जैसे कुछ लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, एक कंप्लीट ट्रिप में वो 2 मीटर आगे चलता है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 5 स्टेप उसने कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करेगा ही क्यों? वो जब गिर ही गया है तो वापस कहां से आएगा? तो पहले भी डिसाइड करना है कि ट्रिप कंप्लीट हो रही है या नहीं भी हो रही है। तो कितना चला, ट्रिप कितनी कंप्लीट हो गई? यहां तक एक ट्रिप कंप्लीट हो गई, यहां तक दूसरी कंप्लीट हो गई, यहां तक तीसरी कंप्लीट हो गई, यहां तक चौथी कंप्लीट हो गई। तो 4 कंप्लीट ट्रिप, और इसके बाद ये 2 मीटर और ट्रैवल कर गया, मतलब 5वीं ट्रिप कंप्लीट नहीं हो पाई। तो 5वीं ट्रिप कंप्लीट नहीं हो पाई, 4 ट्रिप कंप्लीट हो गए। और एक ट्रिप में कितना डिस्टेंस चलता है? 4 मीटर्स। 3 आगे जाता है, पीछे। तो एक ट्रिप में 4 मीटर, दूसरे ट्रिप में 8 हो गया, तीसरे ट्रिप में 12 हो गया, चौथे ट्रिप में 16 हो गया, और 2 और आ गए। इसका मतलब उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी? 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16 और 2 18। अगर पूछता है कितने स्टेप फॉरवर्ड लिए उसने, तो 1 2 3 4 एंड 5th। कौन से स्टेप में वो गड्ढे में गिर गया होगा? तो 5वां इनकम्प्लीट स्टेप रहा होगा और तभी वो गड्ढे में गिर गया होगा। उसने बैकवर्ड स्टेप्स कितने कंप्लीट करे होंगे? 1 2 3 4। तो 4 उसने बैकवर्ड स्टेप्स कंप्लीट करे होंगे, 4 स्टेप्स बैकवर्ड, और 5th फॉरवर्ड स्टेप में वो उस गड्ढे में गिर गया होगा। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी, राइट?